नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज 13 जून है। 13 जून से जो आज कक्षाएं हुई हैं, जो पेड मेंबर्स की कक्षाएं हुई हैं, उसमें हम लोगों ने बात किया है आज कहानी का विकास। कहानी के विकास की बात की गई। इससे पहले नाटक का विकास हुआ था। आज कहानी के विकास का 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिला है, उसे आप लोग देख लें और उस पर आधारित लाइव कक्षा कल कराई जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उससे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं, कई लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि सर बैच के बारे में, पेड बैच के बारे में बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यूजीसी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन नया बैच प्रारंभ है, हमारे यहाँ चल रहा है। अभी हाल ही में 4था बैच शुरू हुआ है। इसका शिक्षण शुल्क 2,999 है, यानी कि 3,000। केवल परीक्षा के प्रति समर्पित अभ्यर्थियों के लिए मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी भी टेस्ट सीरीज का उत्तर नहीं भेज रहे हैं। भाई, जब तक आप टेस्ट सीरीज का उत्तर नहीं भेजेंगे, आप पूरी तरीके से लगेंगे नहीं, तब तक सफलता कैसे हासिल होगी। और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, मैं मानता हूं कि परेशानियां आती हैं, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। हरियोध, आप तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग। हरियोध जी की कविता है कर्मवीर, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि देख कर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं। तो आप लोग तो ये पंक्तियाँ जानते ही हैं। तो कोई भी बाधा आ रही, कोई भी समस्या आ रही, उस समस्या से निपटिए, फिर आगे बढ़िए और पढ़ाई करिए। जब तक आप किसी के प्रति समर्पित नहीं होंगे, पढ़ाई को लेकर आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि मैंने फॉर्म भर दिया है सर, देखते हैं अगर भाग्य ने साथ दिया तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाग्य के दरवाजे पर से सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आइए वो भी बता देते हैं। हमारे यहाँ जो ऑनलाइन बैच है, ये प्रतिदिन का शेड्यूल है कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे PDF नोट्स मिलेगा, प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे 2 से 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रात में 9 बजे लाइव कक्षा मिलेगी। पूरे सप्ताह कक्षा होगी, कोई अवकाश नहीं, अलग से कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं। बैच की जो समय सीमा होगी वो परीक्षा तक होगी। कक्षा के लिए समय का प्रतिबंध नहीं होगा। लेक्चर आप बाद में भी देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर असीमित समय के लिए आप देख सकते हैं, जब तक आप सेव कर सकें अपने पास। जब तक आपके पास सेव रहेगा आप देख सकते हैं। शुल्क कैसे जमा होगा? जो शुल्क है वो इस नंबर पे, नंबर लिखा हुआ है 8052584004। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से जमा कर सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन तब होगा जब आप पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जब तक पेमेंट की स्क्रीनशॉट नहीं आएगी, तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये बैच, अब परीक्षा, कई लोग पूछते हैं सर परीक्षा कब होगी। परीक्षा आपकी सितंबर तक हो सकती है। सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी हो सकती है, या हो सकते हैं कि और आगे बढ़े। तो ये जो 2 महीने का बैच है, इस 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसी के लिए फीस निर्धारित की गई है। अब आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को दी गई है। उस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। उन प्रश्नों को देखें आप। निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी संग्रह बाद में प्रकाशित हुई? आपका उत्तर होगा डी, बीच बहस में। आज बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं चलेंगे, सिर्फ उत्तर बताते हुए चलेंगे। 2 मुक्तक गद्य जो परस्पर संबंध रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, संदानिक। देखिए, जब 2 मुक्तक पद जो परस्पर संबंध रखते हैं उन्हें संदानिक कहा जाता है। जब 3 मुक्तक पद जो परस्पर संबंध रखते हैं उन्हें विशेषक कहा जाता है। जब 4 मुक्तक पद परस्पर संबंध रखते हैं तो उन्हें कुलक कहा जाता है। और जब किसी एक प्रसंग पर एक ही कवि के मुक्तक पद होते हैं तो उसे संघात कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। निम्न कहानियाँ और कहानीकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? और ये जो कहानियाँ हैं, आपके पाठ्यक्रम में जो विमर्श की बात हो रही है, चाहे वो नारी विमर्श हो, चाहे आदिवासी विमर्श हो, चाहे थर्ड जेंडर विमर्श हो, तो उन्हीं पर आधारित ये कहानियाँ हैं। आगे मैंने लिख दिया है थर्ड जेंडर से संबंधित कहानी। तो कहानियाँ और कहानीकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है?
ई मुर्दन के गांव कहानी कुसुमंचल, संझा कहानी किरण सिंह, इज्जत के रहबर डॉक्टर पद्मा शर्मा, कौन तार से बिनी चदरिया ललित शर्मा। यहाँ पर डी सुमेलित नहीं है, कौन तार से बिनी चदरिया ये ललित शर्मा का नहीं बल्कि अंजना वर्मा का कहानी है। ये कहानी अंजना वर्मा की है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी कहानियों और कहानीकार का जोड़ा बेमेल है। संकल्प कहानी विजेंद्र प्रताप सिंह, रतियावन की चेली अंजना वर्मा गलत है। ये ललित शर्मा का है, लिख ले, रतियावन की चेली ललित शर्मा की कहानी है ये। खुश रहो क्लिनिक चांद दीपिका की कहानी, विंदा महाराज शिव प्रसाद सिंह की कहानी। अगला प्रश्न देखें, हिंदी का पहला आदिवासी उपन्यास किसे माना जाता है। सुबह की शाम वाल्टर भेंगरा का उपन्यास, जंगल के गीत पीटर पाल एक्का का उपन्यास, सीता मौसी रमणिका गुप्ता का उपन्यास, ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का उपन्यास। इनमें से किस उपन्यास को पहला आदिवासी उपन्यास माना गया है। आपका उत्तर होगा वाल्टर भेंगरा का उपन्यास सुबह की शाम। अगला प्रश्न देखें, निम्न कथन किस उपन्यास की भूमिका का है। अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। गोदान उपन्यास, वयम रक्षा उपन्यास, विराटा की पद्मिनी उपन्यास, पुनर्नवा उपन्यास। उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा की भूमिका में यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, बेटी मृणाल मंजरी क्या देकर तुझे विदा करूंगा। तेरे चले जाने के बाद तेरा ये भाग्यहीन पिता क्या जीवित रह सकेगा। हे स्वर्ग के पितृ पितामह गण, तुम्हारे भरोसे इस कन्या को छोड़ रहा हूँ। हा विधाता। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है। पुनर्नवा, बसंती, नीला चांद, मानस का हंस। आपका उत्तर हो जाएगा पुनर्नवा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जो पुनर्नवा है उसके छठे भाग का ये कथन है, ध्यान रखिएगा, छठे भाग का ये कथन है। और जब बात हो रही है भाग की तो अगला प्रश्न इसी पर आधारित है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा में कुल कितने भाग हैं या कितने अध्याय हैं। 20, 25, 30, 36। आपका उत्तर हो जाएगा सी 30। विकास और प्रगति की ओर उठा उसका हर कदम जातिवादी सामंतवादी शोषकों द्वारा रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी जाति के लोग भी चौधरियों के मोहरे बन उसके राह में खड़े हो जाते हैं। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है। गोदान, झूठा सच, मैला आंचल, धरती धन न अपना। आपका उत्तर होगा डी, धरती धन न अपना। अगला प्रश्न, निराश होने की बात नहीं, बस इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है मगर दुख में भीख तक मांगना पड़ता है। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है। गोदान, तमस, शेखर एक जीवनी, परीक्षा गुरु। आपका उत्तर होगा डी, परीक्षा गुरु। आज ये प्रश्न इसलिए करा दे रहे हैं टेस्ट सीरीज का क्योंकि कई लोगों ने मैसेज भी किया है, फ़ोन भी किया है कि सर आज की टेस्ट सीरीज बहुत कठिन है और इनको हल करा दीजिए, तो इसलिए यहाँ पर ये कराया जा रहा है। बाली को सपूत कविकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। केशवदास, सेनापति, मतीराम, तुलसीदास। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सेनापति। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बी होगा, सेनापति। अगला प्रश्न देखें, ये पूछा गया है यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया। अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा तो आपको जरूर यह प्रश्न मिला होगा। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है। विकल्प है रश्मरथी में परशुराम आश्रम का, साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। आपका उत्तर हो जाएगा ए, रश्मरथी में परशुराम आश्रम का।
एक नार तरवर से उतरी सर पर वाके पाँव, ऐसी नार कुनार को मैं न देखन जाऊं। अमीर खुसरो की उपरोक्त पहेली से क्या आशय है? कोयल, मैना, कौवा, तोता। आपका उत्तर हो जाएगा बी, मैना। जन्मकाल के अनुसार किसका जन्म बाद में हुआ है? अमीर खुसरो, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर डी, सूरदास। अगला प्रश्न देखें। और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, हंसी पर मद विह्वल प्रतिबिंब मधुरमा खेला सदृश आबाद। कमानी की जो ये उपरोक्त पंक्तियाँ दी गई हैं, इन उपरोक्त पंक्तियों में मद विह्वल प्रतिबिंब का अर्थ क्या है? चिंता से ग्रसित मदिरा में डूबी प्रतिमूर्ति, मदिरा से मस्त प्रकृति की गोद में सुस्त पड़ी, मदिरा एवं चंचलता से भरी हुई प्रतिमूर्ति, पर्वत की गोद में घूमती प्रतिमूर्ति। यहाँ पर मद विह्वल प्रतिबिंब का अर्थ क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मस्ती एवं चंचलता से भरी हुई प्रतिमूर्ति। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखें। स्थापना और तर्क। कई लोगों ने कहा कि सर स्थापना और तर्क वाले प्रश्न भी कुछ करा दीजिए, एक दो प्रश्न दे दीजिए। तो यहाँ पर देखें स्थापना और तर्क के प्रश्न। तुलसीदास की गीतावली रामचरितमानस से अधिक व्यापक है। बिल्कुल सही है कथन। स्थापना। तर्क में दिया गया कि गीतावली में तुलसीदास ने राम के जन्म से लेकर लवकुश के बाल्यावस्था के वर्णन का प्रसंग है, ये भी सही है। तो हमारा स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। इस आधार पर विकल्प हमारा सी होगा कि ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 17 देखें। स्थापना दिया गया कि साधना की दृष्टि से आचार्य वल्लभ के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही है भाई, साधना की दृष्टि से आचार्य वल्लभाचार्य जो थे उनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अब पुष्टि मार्ग क्यों कहा जाता है, यह तर्क में दिया गया कि भगवान के पोषण को अधिक महत्व देने के कारण ही यह मत पुष्टि मार्ग कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो हमारा स्थापना और तर्क दोनों सही है। इस तरीके से अगर देखें तो विकल्प हमारा डी सही होगा, ए और आर दोनों सही है। देखिए ऐसे प्रश्न करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ऐसे प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 18 देखें। भाषा की दृष्टि से विद्यापति हिंदी के आदि कवि कहलाते हैं। बिल्कुल स्थापना सही है, आपने पढ़ा भी होगा कि विद्यापति हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। तर्क दिया गया कि साहित्य परंपरा की दृष्टि से विद्यापति की परंपरा को किसी ने स्वीकार नहीं किया, गलत है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से अगर हम देखें तो आदि कवि विद्यापति की परंपरा को बाद में बहुत सारे कवियों ने अपनाया है, बहुत सारे कवियों ने स्वीकार किया है। तो इसलिए हमारा जो तर्क दिया गया यह गलत है। स्थापना हमारा सही है, यानी ए सही है और आर गलत है। विकल्प हमारा पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रतिनिधि कहानी है? यहाँ पर आपका ईदगाह होगा। ईदगाह एक प्रतिनिधि कहानी है। निम्न में से कौन सी कहानी और कहानी पत्रिका सुमेलित है, यानी कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यहाँ पर आप देखें, दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, राही कहानी सीधे साधे चित्र पत्रिका में प्रकाशित, ईदगाह कहानी उर्दू की जमाना पत्रिका में प्रकाशित, सिक्का बदल गया हंस पत्रिका में प्रकाशित। अब विकल्प है हमारे पास 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए 1 2 3। कई लोगों ने उत्तर जो भेजा है वो डी भेजा है, गलत है, ध्यान दीजिए। चौथा नहीं होगा, चौथा हमारा सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है, उसका कारण ये है कि सिक्का बदल गया कहानी हंस पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी। आपको लिखना है तो आप कहीं लिख लें, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सिक्का बदल गया कहानी प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई तथा जिसका प्रतिपाद उदात्त प्रेम है? उदात्त प्रेम का मतलब होगा अशारीरिक प्रेम।
आपका उत्तर होगा बी, उसने कहा था। निम्न में से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी कौन सी है? राही, कानून में कंगना। बी विकल्प में ईदगाह, सिक्का बदल गया। सी विकल्प में आकाशदीप, दुनिया का अनमोल रतन। डी में दुलाई वाली, उसने कहा था। तो अभी तो आपने दुलाई वाली कहानी तो देखा ही है, उसने कहा था ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपका उत्तर होगा 22 का डी। 23 में देखें, अपना अपना भाग्य कहानी में किन विषयों का चित्रण किया गया है? सामाजिक असमानता की समस्या, स्त्री समस्या, किसानों की समस्या। तो अपना अपना भाग्य कहानी में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक असमानता का चित्रण है। आपका उत्तर सही होगा डी, केवल एक। अमृतसर के बम्बू काट बाजार का वर्णन किस कहानी में मिलता है? सिक्का बदल गया, उसने कहा था, अमृतसर आ गया, चंद्रदेव से मेरी बातें। उत्तर होगा आपका बी, उसने कहा था। अगला प्रश्न देखें, अतुल किस कहानी का पात्र है? मुझे लगता है ये सारी कहानियाँ आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो पुराने मेंबर्स हैं। अतुल किस कहानी का पात्र है? आकाशदीप, ग्रेगिन, दिल्ली में एक मौत, बूढ़ी काकी। आपका उत्तर होगा सी, दिल्ली में एक मौत। आनंदी किस कहानी की पात्र हैं? पत्नी, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, ग्रेगिन। आपका उत्तर होगा सी, बड़े घर की बेटी। अगला प्रश्न देखें, लोक नाटक के मूल स्रोत कौन कौन से हैं? धार्मिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, पौराणिक स्रोत। विकल्प है 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 3। आपका उत्तर होगा 1 2 3। लोक नाटक के ये सभी मूल स्रोत हैं, चाहे वो धार्मिक स्रोत हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे वो पौराणिक हों। प्रश्न संख्या 28 देखें, स्थापना और तर्क का एक प्रश्न और दिया गया कि स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने गुलामी के दिनों में देश की परिस्थितियों का उल्लेख किया है। बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त देश की दुर्दशा को देखकर करुण भाव से भर जाता है। बिल्कुल सही है। अंत में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त देश की दुर्दशा को देखकर करुण भाव से भर जाता है। उत्तर होगा सी, ए और आर दोनों सही हैं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, समझे। उपरोक्त कथन चंद्रगुप्त नाटक में किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, चाणक्य का कथन है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ? यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, मैंने टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों को दिया है। उत्तर होगा डी, आधे अधूरे। काव्य हेतु क्या है? काव्य की उत्पत्ति का कारण है, काव्य की प्रतिभा है, काव्य का अलंकार है, काव्य की आत्मा है। क्या कहा जाता है काव्य हेतु को? आपका उत्तर होगा काव्य की उत्पत्ति का कारण है काव्य हेतु। प्रश्न संख्या 32 देखें, काव्य हेतु और प्रयोजन में प्रमुख अंतर क्या है? हेतु बीज स्वरूप में होते हैं और प्रयोजन फल स्वरूप में। बिल्कुल यही आपका उत्तर होगा 32 का ए। कई लोगों ने इसका उत्तर गलत भेजा है, जो व्हाट्सएप पर आ रहा है उत्तर लोगों ने अपना अपना भेजा है, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं। कई लोगों ने डी भेजा है, कई लोगों ने बी उत्तर लिखा है, कई लोगों ने सी लिखा है, कुछ लोगों ने ए भी लिखा है। तो सही उत्तर होगा 32 का ए। प्रश्न संख्या 33, संरचनावाद निम्न में से किसे स्वीकार नहीं करता है? साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य जीवन की आलोचना है, साहित्य रचनाकार की आत्माभिव्यक्ति है, सहज बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर संरचनावाद साहित्य समाज का दर्पण है, इसे स्वीकार नहीं करता है। साहित्य जीवन की आलोचना है, इसे भी स्वीकार नहीं करता है। साहित्य रचनाकार की अभिव्यक्ति है, इसे भी स्वीकार नहीं करता है। यानी आपका उत्तर होगा 1 2 3। जबकि संरचनावाद यह जरूर कहता है कि सहज बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यह संरचनावाद का मानना है। अगला प्रश्न, काव्य गुण से संबंधित सुमेलित जोड़ा कौन सा है? ओज गुण अर्थात अर्थ की प्रौढ़ता, प्रसाद गुण अर्थ की विमलता, माधुर्य गुण उक्त के वैचित्र, सुकुमारता कठोरता का अभाव, समाधि आरोह अवरोह का क्रम। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसे आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा कहीं पर, कॉपी पेन अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर लिख लीजिएगा
कि ओज गुण होता है अर्थ की प्रौढ़ता, सुकुमारता यानी कठोरता का अभाव, प्रसाद गुण मतलब अर्थ की विमलता, माधुर्य गुण मतलब उक्ति के वैचित्र, और समाधि मतलब होगा आरोह अवरोह का क्रम। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामह, रीति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। आपका उत्तर होगा सी, रीति संप्रदाय के वामन हैं, कुंतक नहीं। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं। अगला प्रश्न है, आलोचक के गुण कौन कौन से हैं? निष्पक्षता, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, देशी विदेशी साहित्य और कलाओं का ज्ञान। उत्तर होगा डी, ये तीनों गुण आलोचक के गुण होते हैं। आलोचक निष्पक्षता से आलोचना करता है, उसके अंदर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होता है, वह देशी विदेशी साहित्य और कलाओं का ज्ञान रखता है। प्रगतिवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? निराला और पंत, प्रेमचंद और शिवदान सिंह चौहान, रामदरस मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र, प्रकाश चंद्र गुप्त और नामवर सिंह। यहाँ पर उत्तर होगा आपका निराला और सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखें, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में। निम्न में से सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? उत्तर होगा आपका डी ठ। निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है? आपका उत्तर होगा अ। मुंडा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार। बहुत ही साधारण प्रश्न है इधर। लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है? आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही बोली कहा जाता है। निम्न में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो यहाँ पर संज्ञा का भेद पूछा गया है। आपका उत्तर होगा बी पुरुषवाचक। स्वनिम और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वनिम को ध्वनि नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। अर्धमागधी से विकसित बोली कौन सी है? उत्तर हो जाएगा आपका बी बघेली अर्धमागधी से विकसित बोली है। साधारणीकरण की अवस्था में प्राणी या वस्तु के साथ जो संबंध होता है वो मिट जाता है। साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सदृश होती है, ये किसने कहा? इसका भी उत्तर कई लोगों ने गलत भेजा है। कई लोगों ने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन गलत है। साधारणीकरण के बारे में जो ये कथन आप देख रहे हैं ये श्याम सुंदर दास का है, इसे लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके पास टेस्ट सीरीज है ही है, मूल कॉपी, वो चाहे प्रिंट आउट निकाल लें चाहे मोबाइल में पढ़ें, लेकिन इसे ज़रूर ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 48, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वह काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यह कथन किसका है? आपका उत्तर होगा डी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार देवकीनंदन खत्री किस्सागोई के जादूगर राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के उन्नायक कहे जाते हैं, उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट को हिंदी के स्वाभिमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार माधवराव सप्रे हिंदी के प्रेरक कहे जाते हैं, गोविंद नारायण मिश्र पांडित्य के धनी कहे जाते हैं, उसी प्रकार बाबू श्याम सुंदर दास को क्या कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है हिंदी के कर्मठ सेनानी। हिंदी के कर्मठ सेनानी बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है। तो इस तरीके से आज के जो 50 प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिया। आज कोई लाइव कक्षा नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपको करा दिए गए। जिस दिन ये प्रश्न करा दिए जाते हैं उस दिन लाइव कक्षा नहीं हो पाती है, चूँकि समय का अभाव हो जाता है। बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे। कहानी का आज आपने कर ही लिया, वीडियो लेक्चर आपको मिल गया, कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी कल लाइव क्लास में करा देंगे। और कल का जो लेक्चर होगा आपको मिलेगा वो आत्मकथा और जीवनी पर मिलेगा, उसके विकास पर मिलेगा। बाकी आप लोग मेहनत करें, कहीं कोई समस्या हो ज़रूर बताएं। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ पेड बैच ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि जुड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको हमारे यहाँ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे PDF नोट्स, प्रतिदिन सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज,
2:30 बजे वीडियो लेक्चर, 9 बजे लाइव क्लास। पूरे सप्ताह कोई अवकाश नहीं, अलग से कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं। बैच की समय सीमा परीक्षा तक होगी। कक्षा के लिए समय का प्रतिबंध नहीं होगा, लेक्चर बाद में भी देखा जा सकता है। और एडमिशन के लिए 8052584004 पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से जमा कर सकते हैं आप। जमा करने के बाद आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का ज़रूर भेजें, तभी आपका एडमिशन होगा। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल अपने पेड मेंबर्स के साथ, आत्मकथा और जीवनी के वीडियो लेक्चर के साथ।